बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द न्यूक्लियस, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, बल्कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, क्योंकि इससे पहले हमेशा जो साइंसदान थे वो ये सोचते थे कि सेल खाली होते हैं, उनके अंदर कोई चीज़, सेल को वो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स समझा करते थे। तो लेकिन जब बाद में सेल के अंदर न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ तो उसको नाम दिया गया, दैट इज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इस तरह इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल क्यों है? क्योंकि इट contains the information for the, हम कहेंगे for the body। सेल्स ने मिलके किस तरह से बॉडी के पार्ट्स बनाने, इधर देखो अब्दुल मनान, तो सेल्स ने किस तरह से बॉडी के पार्ट्स बनाने हैं, वो इंफॉर्मेशन हर सेल के अंदर मौजूद होती है। सही है, वो इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर होती है। जब अगर हम बेटा लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर चूंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूल बनता है, फर्ज किया ये एक बहुत बड़ा वैक्यूल है, इस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो जो है वो बिल्कुल एक साइड की तरफ हो जाता है। तो ये इसकी लोकेशन के बारे में भी हमें पता लग गया, यानी हमने पहले उसके बारे में पढ़ा, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसकी लोकेशन क्या है। अब इंपॉर्टेंट एक और बात भी याद रखिएगा कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, इनकी शेप, ये न्यूक्लियस की शेप जो है वो हमेशा राउंड नहीं होती, कभी वो बाइलोब्ड हो सकती है, कभी वो ट्राइलोब्ड हो सकती है। जो वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस आपने पढ़े हुए हैं, वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे अभी, और 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं आखिरी चैप्टर में। और वैसे ये राउंड भी हो सकता है। तो ये उसकी बेसिकली जो शेप है वो न्यूक्लियस की वेरी कर सकती है, मुख्तलिफ जो है वो उनके अंदर। अब अगर हम गौर करें तो कुछ अच्छा नंबर भी वेरी कर सकता है। अगर किसी सेल में फर्ज किया एक हो तो उनको हम कहते हैं मोनो न्यूक्लिएट या यूनी न्यूक्लिएट भी कहते हैं, और इसी तरह मल्टी न्यूक्लिएट भी कहते हैं या पॉली न्यूक्लिएट सेल्स भी कहते हैं। ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, मसलन स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स होते हैं, ये भी 9th क्लास में 4थे चैप्टर में आपने बात पढ़ी हुई है। स्केलेटल मसल्स के सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट और स्मूथ मसल सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है। आरबीसीज में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है इंसानों में, मैच्योर आरबीसीज में, छोटे जब वो मैच्योर नहीं होते, इमैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है। तो ये आपको लग गया पता बेटा कि अगर हम जनरल सी बात करें तो जो है वो क्या, अब असल में इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होती हैं 4 चीज़ें, और उन चारों चीज़ों को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे इस डायग्राम के ऊपर। सबसे जो पहली चीज़ होती है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियर एनवेलप, सही है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है ना, याद रखिएगा, एनवेलप इसको इसलिए कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द 2 मेम्ब्रेन्स। ये 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन फर्ज किया, ये एक बाहर वाली मेम्ब्रेन और एक इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन है। जो बाहर वाली में फर्ज किया ये न्यूक्लियस है, जो ये इसकी अंदर की मेम्ब्रेन है, और ये नीले रंग वाली इसकी जो मैं अभी बना रहा हूँ ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह के साथ कनेक्टेड होगी, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी वो कनेक्टेड नहीं होगी, सही है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को मिला के न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और ये कहीं कहीं आपस में जुड़ जाती हैं और वहाँ पे कुछ सुराख होते हैं इनके अंदर, उन सुराखों को हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स, यानी स्पेशल सुराख होते हैं न्यूक्लियस की एनवेलप के अंदर, जिनके जरिए न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल, यानी ये न्यूक्लियस है ना, और फर्ज किया ये एक सेल है,
जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, या ये पूरा बोर्ड एक सेल है, ठीक है। तो सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान चीजों का तबादला होता है। चीजें कोई बाहर से अंदर को इधर से आ जाती हैं, कोई अंदर से बाहर, ठीक है, कोई अंदर से बाहर को चल जाती है, कोई बाहर से अंदर जाती हैं। तो इससे इनके जरिए एक्सचेंज ऑफ दी मटेरियल्स होती है। ये है जनाब अली मेम्ब्रेन के बारे में सारा कुछ। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोपोर्स हैं इनका नंबर वेरी कर सकता है। कुछ सेल्स में तो ये 2000 से 3000 बल्कि उससे भी ज़्यादा होते हैं, और कुछ में ऐसे होते हैं कि 10 से 15, कुछ में 2 से 4 भी हो सकते हैं। सही है, किताब में लिखा हुआ है यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स की एग्जांपल दी हुई है। हालांकि एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन बेटा इमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है। एक मिनट रुके, मैं अभी आते हैं। ये था बेटा न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में सारा कुछ, कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है, आउटर और इनर। कहीं कहीं वो दोनों आपस में जुड़ी होती हैं और उनके दरमियान सुराख होते हैं, जिनको हम इनर और न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। उनका नंबर वेरी करता है मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ। वो कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं आपकी किताब में, वो अभी मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और न्यूक्लियोपोर्स का फंक्शन होता है टू कनेक्ट बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे होता है और जो साइटोप्लाज्म है वो इसके बाहर होता है। तो उसके दरमियान में कनेक्शन के लिए चीज़ें आती और जाती इन्हीं सुराखों के ज़रिए हैं, न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी से कि जी ये है जनाब अली जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब अगर आप गौर करें तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूक्लियर इन्वेलप के अलावा, दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है ये बेटा? एक लिक्विड होता है जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक, बस इसमें कुछ साइटोप्लाज्म में कुछ और ऑर्गेनल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ इसी कंपोजिशन तकरीबन उससे मिलती जुलती होती है, नॉट 100%, क्योंकि इसमें जो इधर डीएनए से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन उधर नहीं होती। बहरहाल ये मिलता जुलता है, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म। थोड़ा बहुत फ़र्क है दोनों की कंपोजिशन में, बेसिक कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना बेटा, वो होता है न्यूक्लियोलस, जो हम आज अभी ये बड़ा अहम पार्ट है। न्यूक्लियोलस यानी इसकी मेम्ब्रेन के नंबर 1 मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियोलस और नंबर 4 क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन मटीरियल्स। तो अब हम देखें अगर, तो न्यूक्लियोलस क्या चीज़ होती है बेटा? ये एक न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क एरिया होता है। अच्छा, न्यूक्लियस कब नजर आता है? याद रखिएगा, न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता ना, न्यूक्लियस सिर्फ तब नजर आता है, क्योंकि अदरवाइज तो न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो चुकी होती है। आपने सेल साइकिल में प्रो फेज में पढ़ा था कि जी प्रो फेज में पहले ही न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो खत्म हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। असल में न्यूक्लियस को देखते कैसे हैं? बहुत सारी स्टेनिंग टेक्निक्स हैं। न्यूक्लियस स्टेन हो जाता है, उसको कलर लग जाता है, तो फिर हम उस कलर को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। समझ आ रही ना हुसैन? अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियोलस है बेसिकली ये हम कहेंगे इट इज अ डार्कली स्टेन्ड। ये न्यूक्लियस डार्क होता है, ये उसके अंदर मजीद डार्क एरिया होता है, डार्कली स्टेन्ड एरिया इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और याद रखिएगा इट हैज नो मेम्ब्रेन, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके 2 पार्ट होते हैं बेसिकली। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इट इज द ग्रैनुलर एरिया, ऐसे ही है, और जो अंदर वाला है उसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रिलर एरिया। क्योंकि जो बाहर वाला पार्ट होता है इसमें छोटे केमिकल्स होते हैं। असल में न्यूक्लियोलस का काम पहले समझ लें। न्यूक्लियोलस का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइबोसोम्स, और आपको पता है राइबोसोम बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए प्लस
प्रोटीन्स के। तो वो जो छोटी मोटी प्रोटीन्स होती हैं वो इस बाहर के एरिया में होंगी, और जो राइबोसोमल आरएनए है लंबे लंबे बड़े बड़े साइज के, वो इस फाइब्रिलर एरिया के अंदर होते हैं। एक न्यूक्लियोलस आमतौर पे सेल में होता है, लेकिन बहुत सारे सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं। फंक्शन क्या है? द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइबोसोम्स। आखिरी जो चीज़ है बेटा किसी न्यूक्लियस के अंदर होती है वो होते हैं बेटा दी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बेसिकली बने होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल के, और जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि इसके पार्ट्स होते हैं। अभी हमारा यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है बेसिकली ये होता है, अगर मैं क्रोमोसोम को यहाँ लिख दूँ साइड में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बनाने हैं, तो जो क्रोमोसोम्स हैं नंबर 4, ये बेटा किस चीज के बने होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल के। किस चीज के? क्रोमैटिन। और वो बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन्स, 40% डीएनए 60% प्रोटीन्स। ठीक है, ये है। अब क्रोमोसोम को अगर मैं डिफाइन करूं तो दीज आर द हम कहेंगे, ये देखें आप कुछ इस तरह जनरल सी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये एक इसका आर्म है और ये दूसरा इस तरह का आर्म है, और अगर जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं इस तरह बनाऊंगा। ये देखिए आप, सही है। तो ये बेसिकली क्या है? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। और ये जो इसके ये इनको हम कहते हैं आर्म्स या क्रोमैटिड्स। हाँ पढ़ेंगे। एक क्रोमोसोम के 2 आर्म होते हैं, क्योंकि दे आर विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग फेज। वो नॉन डिवाइडिंग फेज में न्यूक्लियस दिखता है, और न्यूक्लियस के अंदर चूंकि आपको पता है जब सेल डिवाइड कर रहा हो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो खत्म हो जाती है, तो फिर क्रोमोसोम नजर आने शुरू हो जाते हैं। दे आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग डिवीजन इन डिवाइडिंग सेल्स, और उनके अंदर ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में होते हैं, वरना तो वो ऐसे अलग एक सिंगल क्रोमोसोम ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यानी सिंगल क्रोमोसोम देखें आप तो ऐसा होता है, सही है। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो वो नजर हमें ऐसे आते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की शक्ल में। तो ये और इसमें क्या है जी, ये जो चीज है, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, और जिस जगह पे वो आपस में जुड़े होते हैं इस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सही है, जहां पे दोनों क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े होते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। तो ये है जी सर बेटा, सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको काइनेटोकोर्स कहते हैं, उनके ऊपर जाके काइनेटोकोर फाइबर अटैच होते हैं, बट दैट इज नॉट अभी हमें ज़रूरत नहीं है। वो सेल साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इजीली पढ़ सकेंगे। न्यूक्लियस को आपने पढ़ना, अगर इसमें कोई चीज़ मिसिंग हो तो प्लीज़ मुझे कल बता दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा देंगे। प्लीज़ कोई सवाल है तो यहाँ तक बताएं। हाँ